हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक, ठीक है, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पुस्तक को ख़रीद कर एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो जब तक नहीं है तब तक के लिए आ जाइए। तो पार्ट 16 है इसका, मैंने 15 पार्ट का रिकॉर्ड किया हूँ इसी तरह से। तो सबक 3 है कि अपने काम से काम रखें। स्टेटमेंट बहुत है अच्छा कि अपने काम से काम रखें, हम लोग दूसरे के काम में हमेशा रहते हैं। तो अध्याय 4 सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखें। उन्होंने इसमें लिखा है कि 1974 में मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे अपने ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA की कक्षा में व्याख्यान दें। मेरा एक करीबी दोस्त किथ कनिंघम वहाँ MBA कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोग के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है। किथ ने कहा कि हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर MBA विद्यार्थियों को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है। विद्यार्थी दोबारा हंस दिए। आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने ज़ोर से पूछा, रे दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं। रे हंस दिए। मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहोगे। वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। किथ ने कहा कि रे ने अपने नज़रिए को समझाने के लिए काफ़ी समय लिया। अपना बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वह आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के संगठन की फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था, वह भी उस ज़मीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडोनाल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथलिक चर्च से भी ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज मैकडोनाल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। किथ ने कहा कि यह उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज किथ के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के पीछे का रियल एस्टेट। तो पिछले अध्याय के अंत में उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्गेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है कि अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का चित्र दिया गया है जो रे क्रॉक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे आपका प्रोफेशन है, उससे आपका इनकम होता है, मालिक के लिए काम करते हैं, उससे आप संपत्ति बनाते हैं, का बिजनेस हो गया। व्यय सरकार के लिए काम, दायित्व बैंक के लिए काम। कहता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज की युवाओं में अकादमिक कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती हैं। उनकी ज़िंदगी उन्हें तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है। या
जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ और ज़्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उनके काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। राइट। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपका बिजनेस क्या है, और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं क्या वे बैंक के मालिक हैं, और वे सामान्यतः उनका जवाब होता है नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इसी तरह उन्होंने प्रोफेशन और बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे, कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाला रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका निवेश आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम कहता है कि संपत्ति और दायित्व के बीच में अंतर होता है, इसीलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूं ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूं, मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूं, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूहों में ये समझदारी के विचार हैं, परंतु अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित हुए हैं, और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाले संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातन पंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनका घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थी वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने और कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन भरा है। नेटवर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान जाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीज़ों को संपत्तियां माना जाता है।
एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तक, स्टीरियो, टेलीविज़न, अरमानी सूट, कलाई घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया और कि मैं अपार्टमेंट हाउस से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट, गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। ज़िंदगी कई बार कठिन हो जाती है और जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उसकी नेट वर्थ $10 लाख है या $1 लाख या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेट वर्थ के सटीक न होने का एक ख़ास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्ति को बेचना शुरू करते हैं, आपकी प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती हैं जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। कहता अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की नौकरी को करते रहें परंतु असली संपत्ति को खरीदना भी शुरू कर दें, परंतु ऐसे दायित्वों और व्यक्तिगत चीज़ों से बचें जिनका कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है। अपने खर्च कम कर दें, अपने दायित्वों को घटा लें और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना लें। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले वे घर छोड़ें, शादी, कारें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसें, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे नौकरी को बहुत सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है तब ज़्यादातर लोगों के पास एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह के संपत्तियों की संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूं। मेरी दुनिया में असली संपत्ति कई तरह की होती है। ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की ज़रूरत न हो, मैं उनका मालिक ज़रूर हूं परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। दूसरा स्टॉक, तीसरा बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, नोट्स, IOU, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी और ऐसी हर चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। कहता जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे।
मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और ज़मीन से प्यार है। मैं उनके शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्याएं आती हैं तो समस्याएं उतनी बुरी नहीं होती जिनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनियों के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न कि कोई कॉरपोरेट व्यक्ति। मेरे शुरुआती सालों में बड़े संगठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, यूएस मैरीन क्रॉप्स में, जेरॉक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इन संगठनों में बिताए समय का मज़ा लिया है और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी का काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वे सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और उसे सार्वजनिक बना देता हूँ। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं, उन्हें खतरनाक कहते हैं और वे खतरनाक हैं भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटे प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है, फिर मैं उन प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं और इस तरह अपने फ़ायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूँ। कहता है, बरसों तक जब मैं मैरीन क्रॉप्स और जेरॉक्स में था तब भी मैंने वही किया जो इनके अमीर डैडी ने इन्हें सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता था, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपने संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी से मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह से मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ऐसा न सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है। मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं उनमें से भी 10 में 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तभी आपको इसकी सलाह दूंगा, अन्यथा अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें तो मेरा यह मतलब है कि जब आप अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहें, एक बार इसमें $1 जाए तो वह बाहर न निकल पाए। इसे इस तरह सोचें कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो यह आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हर दिन 24 घंटे काम करता है। ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपने दिन की नौकरी करते रहें और अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी, नाव जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं।
ये लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीद लेती हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ें खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउस से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो बाजार गई, अपने लिए मर्सिडीज़ खरीद लाई। इसमें ज़रा सी भी मेहनत और जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु इसे उसके लिए 4 साल का इंतज़ार करना पड़ा। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सके। परंतु मर्सिडीज़ की यह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वह संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत समान रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार और विलासिता की कोई और चीज़ खरीद लाते हैं। हो सकता है वे ज़िंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की ज़रूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज़ें खरीदने से देर सवेर वह आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसने कारण जो कर्ज लिया है वह एक भार बन जाएगा। एक बार जब आप अपने बिजनेस को बनाने और उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं। जो अमीरी का सबसे बड़ा रहस्य है, यह रहस्य अमीरों की भीड़ में सबसे आगे रखता है अपने काम से काम रखने का इनाम, जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। ओके, थैंक्स।